मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज बीए भाग 2 राजनीतिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र सेकेंड पेपर में विश्व के प्रमुख देशों के संविधान का अध्ययन किया जाना कोर्स में सम्मिलित है। तो आज से व्याख्यान शुरू करते हैं विश्व के प्रमुख देशों के संविधान। 4 देशों का संविधान बीए भाग 2 के कोर्स में रखा गया है: इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और चीन। वस्तुतः राजनीतिक विज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी को 5 देशों का संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। 5 देश कौन से हैं? सबसे पहले इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड के संविधान को दुनिया के संविधानों का जनक माना जाता है। यद्यपि वहां पर संविधान नाम तो कोई चीज नहीं है, सब परंपराओं पर आधारित है, लेकिन फिर भी चूंकि ब्रिटिश संविधान दुनिया के संविधानों का मार्गदर्शन करता है, इसलिए ब्रिटिश संविधान की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को होनी चाहिए। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य का संविधान दुनिया का प्रथम लिखित संविधान है और वह संविधान उन लोगों ने बनाया था जिन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध करके स्वतंत्रता हासिल की थी। तो इंग्लैंड की छवि नकारात्मक रूप से इन संविधान निर्माताओं पर पड़ी और उन्होंने अपने देश का संविधान ऐसा बनाया जो ब्रिटिश संविधान के मोटे स्थूल रूप को स्वीकार करता है, लेकिन उसके ठीक विपरीत व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है। क्योंकि उस जमाने में अमेरिकन को स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों के प्रति एक घृणा का भाव तो था, एक आक्रोश तो था, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड से लड़ करके, भले ही वो सब अंग्रेज थे, लेकिन वो इंग्लैंड से लड़ करके उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की थी। तो अमेरिका का संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। तीसरा है स्विट्जरलैंड का संविधान। दुनिया का बहुत छोटा सा देश है जहां की जनसंख्या मुश्किल से 25 लाख के आसपास है। दुनिया का सबसे शांत देश है और वहां का संविधान इंग्लैंड और अमेरिका के संविधानों में जो अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को लेकर के बनाया गया है। और दुनिया का ऐसा एक अनोखा संविधान है जहां पर राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं होता, वहां पर 7 व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए बहुल कार्यपालिका वाला संविधान है, इसलिए उसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। और चौथा है चीन का संविधान। चीन चूंकि साम्यवादी व्यवस्था को लिया हुआ है, इसलिए साम्यवादी देशों में कैसी शासन व्यवस्था होती है, कैसे वहां पर संविधान होता है और शासन कैसे चलता है, इसका भी ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए। और 5वां देश होता है अपने स्वयं के देश का संविधान, मतलब भारत का संविधान। तो ये 5 देशों के संविधान का अध्ययन अवश्य ही एक राजनीति शास्त्र विद्यार्थी को करना चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान, हम इसको बोलचाल की भाषा में इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। लेकिन सामान्य रूप में इंग्लैंड वहां का एक प्रमुख द्वीप है। वहां पर और भी कुछ द्वीप हैं। आयरलैंड का एक क्षेत्र है, स्कॉटलैंड का एक छोटा सा क्षेत्र है और वेल्स नाम का एक द्वीप। और ब्रिटिश चैनल के कुछ द्वीप इस इंग्लैंड के अंतर्गत या यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत सम्मिलित है। ब्रिटिश चैनल वह समुद्र है जो यूरोप के मुख्य भूमि से इंग्लैंड को अलग करता है। इंग्लैंड की स्थिति द्वीपीय है, तो इंग्लैंड की भूमि से यूरोप की भूमि के बीच जो समुद्र है उसको ब्रिटिश चैनल कहते हैं। वहां पर भी कुछ द्वीप हैं। तो इन सब को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम की स्थापना होगी। अब देखें इंग्लैंड के संविधान के बारे में चर्चा। ब्रिटिश संविधान के बारे में मुनरो कहता है कि ब्रिटिश संविधान दुनिया के सभी संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद
अन्य समस्त संसदों की जननी। अन्य देशों के संविधानों का, संसदों का नाम भले ही क्यों न कुछ और हो, लेकिन उन सब का उद्गम स्रोत एक है, मतलब ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संसद। चार्ल्स डिकेंस ने और भी अच्छी बात कही। वह कहता है कि यह संविधान, मतलब ब्रिटिश संविधान, ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है, और दुनिया में केवल अंग्रेजों पर ही ईश्वर ने ऐसी कृपा की। मतलब इंग्लैंड का संविधान ईश्वर की देन की रूप मानते हैं, क्योंकि यहाँ का संविधान लिखित नहीं है, परंपराओं पर आधारित है। और आप जानते होंगे, कानून की तुलना में परंपराओं की मान्यता जनता के मन में अधिक होती है। आप एक बार कानून का उल्लंघन कर सकते हैं, कानून का उल्लंघन करके बच भी सकते हैं, लेकिन परंपराओं का उल्लंघन करके आप रह नहीं सकते, क्योंकि आप सामाजिक घृणा के पात्र होंगे। इसी प्रकार से ब्रिटिश संविधान अधिकांशतः परंपराओं पर आधारित है, इसलिए उन परंपराओं का पालन वहां का प्रत्येक व्यक्ति करता है, और वहां का शासक वर्ग भी इस बारे में सजग रहता है कि जिस विश्वास से जनता ने उन्हें शासन भार सौंपा है, उस विश्वास को वह बनाए रखे। और इसके बाद स्ट्रेटजी कहता है, ब्रिटिश संविधान संयोग और बुद्धिमत्ता के संतान है। संयोग भी है, बुद्धिमत्ता भी। इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। अभी देखते हैं ब्रिटिश संविधान का विकास। क्योंकि ब्रिटिश संविधान निर्मित नहीं है, लिखित नहीं है, इसलिए यह ऐतिहासिक संविधान है, विकसित संविधान है। संविधान क्या है? संविधान लिखित या अलिखित नियमों का संग्रह है। जिन नियमों के अनुसार देश की शासन व्यवस्था का गठन किया जाता है और उसका संचालन किया जाता है, यह संविधान की परिभाषा है। मतलब संविधान देश के मूलभूत नियम होते हैं, और इन नियमों के अनुसार, इन व्यवस्थाओं के अनुसार एक देश की शासन व्यवस्था का गठन होगा और उसका संचालन भी होगा। मतलब कि शासन के कौन कौन से अंग होंगे, उनकी रचना कैसे होगी, उनका संगठन कैसे होगा, उनकी शक्तियां क्या क्या होंगी, और किस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन होगा, इन चीजों का उल्लेख जिस ग्रंथ में होता है उसे संविधान कहते हैं। लेकिन ब्रिटिश संविधान अलिखित है। यदि आप भारत में किसी भी दुकान में जाकर के, पुस्तक दुकान में जाकर के यदि आप उससे कहेंगे कि आप हमें भारतीय संविधान की एक कॉपी दीजिए, भारतीय संविधान की पुस्तक दीजिए, तो आपको दे देगा। लेकिन इंग्लैंड जाकर के यदि आप किसी बुक सेलर से कहें कि आप ब्रिटिश संविधान की एक कॉपी दीजिए, तो आपको देकर हंसेगा, आपकी बात को सुनकर हंसेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संविधान लिखित नहीं, टेक्स्ट बुक रूप में उपलब्ध है, लेकिन संविधान जिसमें अनुच्छेद आदि की व्यवस्था होती है, अनुच्छेद होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, अनुभाग होते हैं, ऐसी कोई पुस्तक ब्रिटिश संविधान की नहीं। मतलब यह विकसित हुआ, और विकसित हुआ तो कैसे विकसित हुआ? जब तक इतिहास को, इसके विकास क्रम को आप अध्ययन नहीं करेंगे, ब्रिटिश संविधान आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो देखें विकास। यह इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं, 450 ईस्वी तक पवित्र रोमन साम्राज्य के अधीन था। रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, यहां पर केल्टो नाम की जाति निवास करती थी। फिर आगे ब्रिटेन नाम की जाति यहां पर निवास कर रही है। 450 ईस्वी में विकास में पहला पॉइंट आता है एंग्लो सैक्सन काल। 450 ईस्वी में एंग्लो सैक्सन काल का प्रारंभ होता है, और उस जमाने में 450 ईस्वी में इंग्लैंड में लगभग 7-8 कबीले थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे, यहां पर लोग निवास करते थे। सन 850 ईस्वी में यहां पर एक व्यक्ति ने, जिसे अल्फ्रेड कहा जाता है, अल्फ्रेड ने
आसपास के विभिन्न छोटे छोटे द्वीपों को, राज्यों को जीता और यूनाइटेड किंगडम की स्थापना की। और इस प्रकार से उसने राजतंत्र को भी शुरू किया। इसलिए 850 ईस्वी में यहाँ पर राजतंत्र का प्रारंभ माना जाता है। और इस 850 में पहला सम्राट थे सम्राट अल्फ्रेड महान, जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम की स्थापना की। राजतंत्र की स्थापना हुई। सम्राट को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक विटे नागमाठ नाम की संस्था थी। विटे नागमाठ, इस संस्था के सदस्यों को सम्राट मनोनीत करता था, नियुक्त करता था। इसमें राज परिवार के सदस्य होते थे और समाज के उच्च वर्ग के लोग होते थे, कुलीन वर्ग के लोग होते थे, आम जनता के सदस्य नहीं होते। यह संस्था विटे नागमाठ सम्राट को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श दिया करती है। इसके अलावा इस युग में स्थानीय संस्थाओं का भी विकास हुआ। जैसे हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत व्यवस्था कितनी पुरानी है, इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी स्थानीय संस्थाओं का विकास इस युग में। विटे नागमाठ इतनी शक्तिशाली थी कि यदि राजा किसी प्रकार की निरंकुशता करे तो वह राजा को भी अपदस्थ कर सकती थी। ये हुआ एंग्लो सैक्सन काल की कार्य। इसके बाद नॉर्मन काल शुरू होता है, क्योंकि नॉर्मन राजाओं ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, सैक्सन सम्राट परास्त हुआ और वहां पर नॉर्मन काल शुरू हुआ। यह समय होता है 1066 से 1153 तक। इस अवधि में नॉर्मन काल का शासन। इस अवधि में एक सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी बात यह हुई कि सैक्सन काल में जो विटे नागमाठ नाम की संस्था थी, या विटन संक्षिप्त में विटन नाम की जो संस्था थी, उसको नॉर्मन सम्राटों ने भंग कर दिया और उसके स्थान पर मैग्नम काउंसिलियम नाम की एक नई संस्था को स्थापित किया। स्वरूप वही था, नाम बदल गया। पहले विटे नागमाठ था, अब हो गया मैग्नम काउंसिलियम। इसमें भी राज परिवार का सदस्य होते थे, सम्राट के कुलीन, और चूंकि इंग्लैंड में धर्म का शुरू से ही महत्व रहा, इसलिए यहाँ पर उच्च पादरी वर्ग के लोग रहते थे, इसमें रहते थे, और कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। तो मैग्नम काउंसिल नाम की संस्था स्थापित हुई। चूंकि मैग्नम काउंसिलियम की संस्था बहुत बड़ी हो गई थी, इसके सदस्यों की संख्या सैकड़ों में हो गई थी, इसलिए सम्राट के लिए संभव नहीं था कि इन सैकड़ों लोगों से बड़ी संस्था से किसी विषय पर परामर्श ले, तो राजा को थोड़ी परेशानी होने लगी। तो उसने क्या किया, मैग्नम काउंसिलियम में जो उसके सर्वाधिक विश्वस्त सदस्य थे, वैसे तो सबके सब विश्वस्त थे, लेकिन उनमें से भी जो खास और विश्वस्त लोग थे, इन लोगों को मिला करके एक दूसरी संस्था का निर्माण किया, जिसका नाम दिया गया क्यूरिया रेगिस। और इसमें 4, 5, 8, 10 लोग सदस्य होते थे और सम्राट में से परामर्श लेता था, सलाह देता था, और इनकी सलाह के अनुसार सम्राट काम करता था। और यही क्यूरिया रेगिस आगे चल करके प्रीवी काउंसिल या प्रीवी परिषद में परिवर्तित हो गई। प्रीवी परिषद अभी भी जीवित है, भले ही मृत प्राय है, लेकिन जीवित है, अभी उसका अस्तित्व है। अब तीसरा काल आया प्लेंटाजेनेट काल। प्लेंटाजेनेट काल का समय है 1153 से 1485, 1153-1485। इस अवधि में 2-3 घटनाएं घटी। पहली घटना यह थी कि सम्राट यहाँ पर बहुत ज्यादा निरंकुश होने लगा था। तो एक बार सम्राट किसी जगह पर दौरे में गया था, वहां से वापसी के समय रनीमेड नामक स्थान पर सामंतों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और कहा, इस आदेश पत्र पर हस्ताक्षर करो। तो कागज बढ़ा दिया। उस कागज में जमींदारों को, सामंतों को, समाज के उच्च वर्ग के लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे।
जब सम्राट जॉन चारों तरफ से घिर गया, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो उसने उस आदेश पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस आदेश पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह घटना है 1215 की। और अधिकारों के इतिहास में पहला कोई लिखित दस्तावेज दुनिया में यदि कोई है तो वह है 1215 का मैग्ना कार्टा। यद्यपि इसका संबंध उस जमाने में समाज के उच्च वर्गों से था, लेकिन आज ये सब अधिकार आम जनता को भी प्राप्त हो चुका है। मतलब एक दो उदाहरण के लिए, इसमें मांग की गई थी कि जब तक संसद के मैग्नम काउंसिल की जब तक स्वीकृति नहीं होगी, आप हम पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। यह भी कहा गया था कि कोई भी पुलिस वाला जबरदस्ती किसी के घर जाकर तलाशी नहीं लेगा। इस प्रकार की कुछ मांगे की गई थी। आखिरकार जान को स्वीकार करना पड़ा और मैग्ना कार्टा जारी किया। मैग्ना कार्टा प्रथम अधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरी चीज यहां पर महत्वपूर्ण बात हुई 1265 में संसद। यहां पर संसद और संसद के सदस्यों और संसद और सम्राट के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में सम्राट परास्त हुआ, संसद की विजय हुई और तब फिर एक सामंत साइमन डी मार्टफोर्ड, एक सामंत था, जमींदार था कहना चाहिए, साइमन डी मार्टफोर्ड ने आदर्श संसद बुलाई। उस संसद में उसने क्या किया, समाज के 3 वर्ग को लोगों को बुलाया। एक था पादरी वर्ग, धार्मिक लोग, दूसरा था सामंतों को उसने बुलाया और वहां पर 20 नगरों से 4-4 प्रतिनिधियों को बुलाया। तो 1265 की इस संसद को प्रथम संसद माना जाता है। इसके बाद 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम ने आदर्श संसद बुलाया। इसमें उसने एडवर्ड प्रथम को वस्तुतः युद्ध के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो उसने सोचा कि मैं यदि टैक्सेशन का प्रस्ताव सीधे बीटे लाल मार्ग में रखूं तो लोग चिल्लाएंगे, टैक्स देना कोई पसंद नहीं करता, और यदि जमींदारों पर, सामंतों पर, यदि मैं पादरियों पर यदि मैं टैक्स लगाऊं तो सब लोग चिल्लाएंगे और मेरा कर का प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाएगा। तो उसने कूटनीति खेला। उसने क्या किया, सबसे पहले उसने सामंतों को बुलाया और उसने कहा, देखो युद्ध करना आवश्यक है, पड़ोस पड़ोस के जो छोटे छोटे राज्य बहुत परेशान करते हैं, हमारे देश की शांति व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए युद्ध करना जरूरी है। और यदि आप लोग थोड़ा सा टैक्स और थोड़ा सा दे देंगे तो युद्ध में सुविधा होगी। तो सामंतों ने धीरे से सम्राट के करों के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इसके बाद उसने समाज के धार्मिक नेताओं को बुलाया, उनके साथ भी यही बात कही। धार्मिक नेताओं ने भी सम्राट के करों के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद उसने आम जनता के प्रतिनिधियों को बुलाया और उन प्रतिनिधियों के साथ भी यही बात कही। आम जनता के प्रतिनिधियों ने भी सम्राट के करों के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी। 3 वर्ग के लोग, धार्मिक नेता, सामंत और आम जनता के प्रतिनिधि। लेकिन अब यह भी परंपरा बन गई कि ये तीनों वर्ग के लोग एक 3 स्थानों पर बैठते थे, 3 अलग अलग जगहों पर बैठते थे। सम्राट इनके बीच आता था, इनके बीच परस्पर इंटरेक्शन होता था, आपस में बातें होती थी। सम्राट अपनी बात कहता था, ये नेता अपनी बात कहते थे। इस प्रकार से कथोपकथन, इंटरेक्शन, अंतरक्रिया शुरू हुई। अब ये नियमित रूप से इनकी बैठकें होने लगी। 3 वर्ग के लोग 3 जगह पर इनकी बैठकें होने लगी। आगे चल करके ये जो सामंत थे और धार्मिक नेता थे, इन्होंने सोचा कि हम लोग तो समाज के उच्च वर्ग से संबंधित हैं,
तो हम अलग अलग क्यों बैठे, चलो एक साथ बैठते हैं। तो धार्मिक नेता और सामंत ये एक जगह बैठने लगे और आम जनता के प्रतिनिधि जहां पर बैठते थे उन्होंने कहा कि हम लोग तो कुछ वर्ग से नहीं है, तो चलो हम लोग अलग बैठते हैं। तो इस प्रकार से तीन वर्ग के लोगों का दो संगठन बन गया। एक जहां पर सामंत और धार्मिक नेता बैठते थे उसको नाम दिया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जहां पर आम जनता के प्रतिनिधि बैठते थे उसे नाम दिया गया हाउस ऑफ कॉमन्स। और ये ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये 1295 में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद चौथे नंबर पर आया ट्यूडर काल। ट्यूडर काल 1485 से 1603 तक चला। इस काल में सम्राट की निरंकुशता बढ़ी, संसद के नेता आया करते रहे, कुछ खास नहीं कर पाए और इस ट्यूडर काल की वृद्धि समाप्त हो। इसके बाद अगला है स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट काल को ब्रिटिश संविधान के इतिहास में सर्वाधिक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए कौन कौन सी घटना। 1603 में जब स्टुअर्ट काल शुरू हुआ तो इसका पहला सम्राट था जेम्स प्रथम। इसका कहना था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। सम्राट की धार्मिक शक्तियों का, निरंकुश शक्तियों का कठोर समर्थन। इसका यह कहना था कि सम्राट ईश्वर की सांस लेती हुई मूर्ति है। यदि कोई राजा निरंकुश होता है और जनता पर अत्याचार करके शासन करता है तो इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, अपितु जनता को उसके पापों का दंड देने के लिए ईश्वर ने ऐसे निरंकुश व्यक्ति को उन पर शासन करने के लिए भेजा है। ये जेम्स प्रथम का कहना था। लेकिन जेम्स प्रथम बेचारा आया था, निरंकुशता पूर्वक शासन किया और फिर उसकी मृत्यु हुई। उसका बेटा आया चार्ल्स प्रथम। जब चार्ल्स प्रथम आया तो उसने भी अपने पिता का अनुसरण करना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि संसद और सम्राट के बीच सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया, जिसे गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये समय है 1642 से 1645। फर्स्ट पेपर में जब हाफ्स ला क्रूसो पढ़ा पर व्याख्यान हुई थी, उस व्याख्यान में हाफ्स के संदर्भ में इसका उल्लेख आया था और इस 1642 से 45 के गृह युद्ध को हाफ्स ने स्वयं भोगा था। उस जमाने में इंग्लैंड के समाज की जो व्यवस्था थी उसका वह खुद गवाह था और इसीलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। तो 1642 से 45 तक यहाँ पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सम्राट परास्त हुआ, संसद की विजय हुई, सम्राट के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और 1649 ईस्वी में सम्राट चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दे दी गई। सो सही नहीं, सम्राट को मुकदमा चला करके फांसी पर लटकाना ये छोटी मोटी बात नहीं है। यहां पर हुआ और इन सभी घटनाओं से ब्रिटिश नेता, संसद के नेता, ब्रिटिश जनता इतनी खिन्न हो गई थी कि उन्होंने राजा और राजतंत्र से इनको एलर्जी होने लगी। तो नेता ने सोचा हटाओ सब राजा और राजतंत्र को खत्म कर पूरा। तो इन्होंने क्या किया, राजतंत्र को न केवल समाप्त कर दिया अपितु तो राजतंत्र से संबंधित तमाम प्रकार की संस्थाओं को उन्होंने भंग कर दिया और गणतंत्र की स्थापना की। गणतंत्र की स्थापना हुई और गणतंत्र की स्थापना हुई 1649 में। लेकिन गणतंत्र का मतलब निर्वाचित राजा, जहां पर कोई भी पद वंशानुगत न हो उसे गणतंत्र कहते हैं। तो यहां पर गणतंत्र की स्थापना हो गई। गणतंत्र की स्थापना हो गई और जितने भी राजतंत्र से संबंधित संस्थाएं थी सब खत्म हो गए।
इसके बाद यह गणतंत्र मुश्किल से 9 वर्ष चला। 1658 में उस गणतंत्र के शासक की मृत्यु हो गई। जब शासक की मृत्यु हो गई, निर्वाचित राजा की जब मृत्यु हो गई, तो जनता ने सोचा किसको राजा बनाए, तय नहीं हो पाया। जब तय नहीं हो पाया तो फिर से किसी ने एक थोड़ा सा अपनी आवाज धीरे से फुसफुसाया कि क्यों न फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी जाए, और चार्ल्स प्रथम का बेटा चार्ल्स द्वितीय फ्रांस में रह रहा है, उसको बुला करके फिर से राजाभिषेक कर दिया जाए। लोगों को बात पसंद आ गई। ब्रिटिश संसद के नेता पहुंचे चार्ल्स द्वितीय के पास, कहा कि सम्राट चलिए हम आपको सम्राट बनाने आए हैं। चार्ल्स द्वितीय ने कहा तुमने मेरे बाप को मारा, मेरे को मार डालो, मैं नहीं जाता। तो ब्रिटिश संसद के नेताओं ने आश्वासन दिया, चलिए हम आपको स्वागत पूर्वक सम्मान पूर्वक ले जाएंगे और सम्राट के पद पर अभिषिक्त करेंगे, आपके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तो चार्ल्स सेकंड आया और चार्ल्स सेकंड आने के बाद उसका राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार से राजतंत्र की पुनः स्थापना हो गई, और न केवल राजतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, अपितु गणतंत्र के समय में जो राजतंत्र के संस्थाओं को भंग कर दिया गया था उनको पुनर्जीवित कर दिया गया। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी सम्मिलित है। तो चार्ल्स सेकंड आया, चार्ल्स सेकंड के आते ही राजतंत्र फिर शुरू हो गया। तो देखिए, जिस 850 ईस्वी में सम्राट अल्फ्रेड महान ने राजतंत्र की जो स्थापना की थी, वह राजतंत्र इंग्लैंड में अभी भी चल रहा है। इसमें केवल एक छोटा सा ब्रेक आता है 1649 से 1658, ये 9 साल का ब्रेक आता है। इसलिए कहते हैं ब्रिटिश राजतंत्र दुनिया का सबसे पुराना राजतंत्रीय व्यवस्था है। चार्ल्स सेकंड आया, चार्ल्स सेकंड ने बहुत बढ़िया काम किया। उसने कभी भी संसद को, नेताओं को शिकायत का मौका नहीं दिया, और उसे कैबिनेट का जनक माना जाता है। कैसे? ब्रिटिश सम्राट कुछ लोगों से सम्राट के अंदर, राजभवन के अंदर वाले कमरे में बैठ करके परामर्श दिया करता था, गोपनीय परामर्श। इसके बारे में कौटिल्य कहता है कि रात को अर्धरात्रि में पहाड़ के निर्जन स्थान में, गुफा में, सम्राट को अपने मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, और वह इतना गोपनीय हो, गुप्त हो कि वहां पर हवा तक भी प्रवेश न कर सके। हवा प्रवेश नहीं करेगा तो लोग बच जाएंगे, ये अतिशयोक्ति है, लेकिन वहां पर वह इतना गोपनीय स्थान होना चाहिए कि वहां पर किसी का भी प्रवेश संभव न हो। तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय जिन लोगों से परामर्श लिया करता था, वह उन्हें राजमहल के अंदर वाले कमरे में बिठा करके परामर्श लेता था, और अंदर वाले भाग को अंग्रेजी में कैबिनेट कहते हैं। जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स का जो अंदर वाला भाग होता है उसको कैबिनेट कहते हैं। तो अंदरूनी क्षेत्र को, अंदरूनी भाग को कैबिनेट कहते हैं। और इस प्रकार से यह प्रचलित, यह चलन में यह बात आई कि सम्राट अभी कैबिनेट में है, मतलब परामर्श ले रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं। इसलिए चार्ल्स द्वितीय को कैबिनेट का जनक कहा जाता है। लेकिन सम्राट चार्ल्स द्वितीय जिन 5 लोगों से परामर्श लिया करता था उसको कबाल कहा गया। कबाल में 5 लोग थे, CAPAL, C क्लिफोर्ड, A एस्ली, B बकिंघम, A आर्निंगटन और L लैंडरडेल। ये कबाल के 5 लोगों के नाम के पहले अक्षर को मिलाकर के ये कबाल शब्द बना, और इसी कबाल का फिर नया रूप आया कैबिनेट। और कैबिनेट आज देख लीजिए पूरी दुनिया में हर देश में कैबिनेट होता है। बिना कैबिनेट के अकेला राष्ट्रपति काम नहीं कर सकता। तो चार्ल्स द्वितीय को
की ब्रिड का जनक माना जाता है। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हुई, उसके बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय ब्रिटेन का नया सम्राट बना और वह अपने बाप पर गया था, अपने भाई पर नहीं गया था। तो जेम्स सेकंड जब आया तो उसने अपने बाप की भांति निरंकुशतापूर्वक शासन करना शुरू कर दिया। उसने एक आदेश जारी कर दिया कि संसद चाहे कोई भी कानून बनाए, सम्राट की इच्छा सर्वोपरि होगी और सम्राट संसद के किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। तो ब्रिटिश संसद के नेता बड़े नाराज हुए। उन्होंने सोचा कि इस जेम्स सेकंड का तो कुछ न कुछ जुगाड़मेंट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ व्यवस्था इसकी करनी पड़ेगी। तो जेम्स सेकंड का बहनोई था विलियम तृतीय, जो ऑरेंज नाम के राज्य का राजकुमार था, और उसके महारानी थी महारानी मेरी, जो जेम्स सेकंड की बहन थी। तो ब्रिटिश संसद के नेता विलियम तृतीय के पास गए और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा कुछ साला है ना, कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसका कुछ इलाज करो। तो विलियम तृतीय ने पूरी सेना के साथ इंग्लैंड पर आक्रमण किया। ब्रिटिश संसद के नेताओं के कहने पर ब्रिटेन पर आक्रमण किया। जब जेम्स सेकंड ने देखा कि मेरे निजी सुरक्षा कर्मी भी मेरा साथ छोड़ करके भाग गए हैं, बेचारा अलग थलग और अकेला पड़ गया, तो वह गद्दी छोड़ करके भाग गया। इसे कहते हैं 1688 की रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रांति। और लॉक ने इस गौरवपूर्ण क्रांति की भविष्यवाणी कर दी थी। हाफ्स लाभ दोनों आ गए। चार्ल्स प्रथम के समय में हाफ्स आया और जेम्स सेकंड के समय में लॉक आया। सामाजिक समझौता से सम्राट देश छोड़ करके, गद्दी छोड़ करके भाग गया। इसके बाद संसद और विलियम तृतीय के बीच एक समझौता हुआ। सम्राट की शक्तियों को कम कर दिया गया और सम्राट को संसद का अंग बना दिया गया। विलियम तृतीय चूंकि इनवाइटेड था, आमंत्रित व्यक्ति था, इसलिए उसको ब्रिटिश संसद के प्रतिबंधों को स्वीकार करना पड़ा। तो इस प्रकार से 1688 की रक्तहीन क्रांति हुई और छठवां काल शुरू होता है 1688 से 1754। इसमें विलियम तृतीय सम्राट बना, जो कि ऑरेंज का राजकुमार था। वह निसंतान था, इसलिए यह तय हुआ कि विलियम तृतीय की मृत्यु के बाद उसकी महारानी मेरी ब्रिटेन की साम्राज्ञी बनेंगी। उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद महारानी मेरी इंग्लैंड की साम्राज्ञी बनी। और जब महारानी मेरी ब्रिटिश साम्राज्ञी बनी तो उनका नाम हुआ महारानी एन, ANNEN। महारानी एन के नाम से साम्राज्ञी बनी। और उसके बाद इंग्लैंड में नया उत्तराधिकार कानून बना और इस उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत यह तय हुआ कि ब्रिटिश सम्राट का पद जर्मनी के हेनोवर सम्राट के वंश को मिलेगा। देखिए, क्या इंग्लैंड में ऐसे कोई सक्षम व्यक्ति नहीं थे जो ब्रिटेन का सम्राट बन सकते थे? नहीं। तो सम्राट के वंश में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ही सम्राट बनेगा, आम जनता का कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए इंग्लैंड में सम्राट का पद जर्मनी के हेनोवर राजवंश को दिया गया। जंगल में शेर होता है, सिंह को वनराज कहते हैं। अन्य को भी जानवर भले ही जितना भी सक्षम हो जाए, वह वनराज नहीं हो सकता। वनराज तो सिंह ही है, उसमें चाहे गुण हो जाए अवगुण, वनराज सिंह ही होगा। इसी प्रकार सम्राट तो केवल राजवंश का व्यक्ति ही बनेगा, तो दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता।
और इस प्रकार से इंग्लैंड में हैनोवर वंश की शुरुआत हुई और हैनोवर वंश का यह शासन अभी भी चल रहा है। और वर्तमान समय में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वहां की साम्राज्ञी है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक 1952 में हुआ था और आज 2022 में वो ब्रिटिश साम्राज्य के पद पर काम कर रही है। लगभग 94-95 वर्ष की आयु हो चुकी है। दुनिया में सर्वाधिक वयोवृद्ध महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। इसके आगे की चर्चा अगले व्याख्यान में आपको